चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर। आज हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और सेशन है आज मूल अधिकार से संबंधित और मूल अधिकार का सेकंड पार्ट है। और सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे बेहतरीन क्वेश्चनों की श्रृंखला है और इन क्वेश्चनों की श्रृंखला में चलते हैं और देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि मौलिक अधिकार, जैसा कि अभी हम लोगों को एक सूचना, उड़ती उड़ती सूचना पता चल रही है कि पीसीएस का एग्जाम 17 जो मार्च को होना है वो टल भी सकता है, लेकिन अभी कोई कंफर्म न्यूज नहीं, चूंकि आयोग के द्वारा अभी कोई ऐसी नोटिस नहीं दी गई। अब आयोग के द्वारा जब तक नोटिस नहीं मिलती तब तक हम लोगों को ये मान के चलना है कि एग्जाम 17 मार्च को ही हो रहा है, इसलिए अपनी तैयारी को बेहतरीन रखना है। समझ रहे हैं? पढ़ते रहिए, जब तक आयोग ना बोले तब तक बिल्कुल ढिलाई नहीं होनी चाहिए। चलिए तो देखेंगे जरा, देखो जरा, कह रहा है कि मौलिक अधिकार क्या है ये आपको बताना है बेटा। कह रहा कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। अगला कह रहा प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते। अगला कह रहा राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते। अगला कह रहा आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते। ये कह रहा, आपको जवाब देना है कि क्या हो सकता है। देखो, पहली चीज आपको समझना है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, अगर हम लोग बेटा मौलिक अधिकार की बात करें, तो मौलिक अधिकार जो हैं ये नैसर्गिक अधिकार है। नैसर्गिक अधिकार हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी नैसर्गिक अर्थात प्राकृतिक अधिकार है। साथ में भारतीय संविधान में बताया गया कि जो मौलिक अधिकार हैं यह सापेक्ष हैं। ये बहुत बड़ी बात है, देखिए जरा, यह सापेक्ष है अर्थात निरपेक्ष नहीं, निरपेक्ष नहीं, ध्यान रखेंगे। अधिकतर मौलिक अधिकार जो है, अधिकतर मौलिक अधिकार सापेक्ष है। अधिकतर मौलिक अधिकार, ये आप देख रहे हैं, अधिकतर मौलिक अधिकार सापेक्ष हैं। यानी ये बोल रहा है कि परिस्थितियां होंगी तो मौलिक अधिकार मिलेंगे। अगर परिस्थितियां विषम हैं तो आपके मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है। तो किन स्थितियों में सस्पेंड किया जा सकता है यह आपको जानना है। तो क्या कभी भी निलंबित किया जा सकते? ना भाई। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, ये भी गलत बात है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, ये भी गलत बात है। कोई इच्छा नहीं होती दोस्त, इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, ये गलत चीज है। समझ रहे हैं? तो किस पर निलंबित हो सकते हैं? तो बोलेंगे आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। यह पॉइंट बिल्कुल सही है। डी फॉर दिल्ली, यहां पर आंसर हम लोग देंगे डी फॉर दिल्ली। आइए समझते हैं इसको जरा। ये बताया गया कि अगर राष्ट्रीय आपात का मामला है, देखिए जरा बेटा थोड़ा सा समझते हैं। राष्ट्रीय आपात की स्थिति है, राष्ट्रीय आपात की स्थिति है, अगर आप देख रहे हैं राष्ट्रीय आपात का अगर मामला है तो क्या हो सकता है। देखो जरा, राष्ट्रीय आपात का मामला अगर है तो आपको समझना है, राष्ट्रीय आपात आप जानते हैं अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। 352 के तहत आपको यह ध्यान रखना है, एक अनुच्छेद 358 है, 358 है, एक अनुच्छेद 359 है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम ये बोलें कि मामला युद्ध का है या बाह्य आक्रमण का है, बाह्य आक्रमण, ये आप देख रहे हैं, तो अनुच्छेद 352 के साथ ये एक्टिव हो जाएगा। अनुच्छेद 358, अगर 352 के साथ 359 को एक्टिव करना है तो मामला युद्ध आप देख रहे हैं, बाह्य आक्रमण ये आप देख रहे हैं, बाह्य आक्रमण अब्लिक सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, ये भी आप देख रहे हैं। ये आप देखें जरा, यहां पर बोल रहा है कि युद्ध अब्लिक बाह्य आक्रमण, यहां पर बोल रहा है युद्ध अब्लिक बाह्य आक्रमण अब्लिक सशस्त्र विद्रोह। ये पॉइंट आप देख रहे हैं बेटा, समझ रहे हैं? प्रश्न ये है कि अगर अनुच्छेद 352 के साथ 358 एक्टिव हो रहा है तो यहां पर बोला गया कि इस 358 के तहत अनुच्छेद 19, ये आप देखेंगे, अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, स्वतः निलंबित हो जाएगा। देख लो जरा,
देखो जरा बेटा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर अनुच्छेद 352 का मामला है और 358 एक्टिव हो रहा है, युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति है, तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। वो संविधान की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। साथ में बोला गया, साथ ही अन्य एफआर यानी मूल अधिकार, अन्य एफआर का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो आपातकाल की स्थिति में 352 की स्थिति में 358 के समय 19 तो स्वतः निलंबित हो गया, उसके अलावा अन्य एफआर का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। यह व्यवस्था है बेटा, जानना है। लेकिन अगर मामला सशस्त्र विद्रोह का है तो 352 के साथ 359 एक्टिव हो रहा, तो यहां पर जानते क्या स्थिति बनती है, यहां पर इस 359 एक्टिव होने पर क्या स्थिति बन रही कि यहां पर राष्ट्रपति जो आपका है, राष्ट्रपति लिखता है कि कौन सा मूल अधिकार यानी एफआर, ये यहां पर राष्ट्रपति लिखता है कि कौन सा मूल अधिकार निलंबित होगा, कौन सा मूल अधिकार निलंबित होगा। यानी राष्ट्रपति बताएगा कि कौन सा फंडामेंटल राइट सस्पेंड किया जा सकता है, राष्ट्रपति लिखेगा अपने आदेश में भाग 3 का कौन सा मूल अधिकार सस्पेंड किया जा सकता है अगर 359 एक्टिव हो रहा 352 के साथ में यहां पर एक व्यवस्था लाई गई 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा एक व्यवस्था लाई गई। 1978 द्वारा कहा गया, आप देख रहे हैं 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कहा गया कि, आपको यहां ध्यान रखना है, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कहा गया कि अनुच्छेद 20 एवं 21 का निलंबन, 20 एवं 21 का निलंबन नहीं हो सकता, 20 एवं 21 का निलंबन नहीं हो सकता। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 20 एवं 21 का निलंबन नहीं हो सकता। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में बोला गया, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 20 और 21 का निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता। 20 अनुच्छेद कहता है कि दो सिद्धि से संरक्षण, देखो जरा क्या कह रहा, आर्टिकल जो 20 है वो बोलता है दो सिद्धि से संरक्षण। यहां ध्यान रखना कि अगर राष्ट्रीय आपात का मामला अनुच्छेद 352 एक्टिव होगा तो 352 के साथ अगर 358 एक्टिव होगा तो मामला युद्ध एवं बाह्य आक्रमण का होगा। तो 358 के एक्टिव होने पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। साथ ही अन्य एफआर का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है, अन्य मूल अधिकार का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। वहीं पर बेटा ध्यान देंगे कि अगर 352 के साथ 359 एक्टिव हो रहा, 359 एक्टिव को बोल रहा, ये मामला है सशस्त्र विद्रोह का। अगर सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से राष्ट्रीय आपात लग रहा तो यहां पर राष्ट्रपति लिखेगा कि कौन सा फंडामेंटल राइट आपका सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार आई 1977 में तो उसने एक संविधान संशोधन किया 44वां 1978 में और कहा कि अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं हो सकता, किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग अगले पॉइंट में बढ़ेंगे। और जो 20 और 21 है ना, ये क्या आर्टिकल है, तो ये दो सिद्धि से संरक्षण की बात करते हैं 20 में, और 21 में जीवन जीने के अधिकार की बातें होती हैं, जीवन की स्वतंत्रता की बातें होती है, राइट टू लाइफ की बातें होती हैं, पर्सनल लिबर्टी की बातें होती है। आर्टिकल 21 में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, उसको अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पर डी फॉर डेल्ही आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को, ये कह रहा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये कह रहा भाई नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, 222 से 235। तो देखो बेटा यहाँ पर अगर हम लोग देखें नागरिकों को मौलिक अधिकार की अगर हम लोग चर्चा करें तो यार बहुत आसान है इसके बारे में बता पाना, है ना। क्या बताएंगे, ठीक ठीक, इसके बारे में क्या आप बताएंगे कि नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए। तो देखो फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है भारतीय संविधान में वो भाग 3 में है ना। किसमें है तो बोलेंगे भाग 3 में। और किस अनुच्छेद में है तो आप बोलोगे कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका जिक्र किया गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
वहीं पर आपको बेटा ये भी बोलना है कि ये जो फंडामेंटल राइट हैं यह यूएसए से लिए गए, यूएसए से लिए गए। कहाँ से लिए गए? तो बोलेंगे यूएसए से लिए गए हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कहाँ से लिए गए? तो बोलेंगे यूएसए से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। ये आपको बातें रखनी है। साथ में आप बोल सकते हैं यह यूएसए के राइट बिल के समान है, यूएसए के अधिकार बिल, अधिकार बिल के समान है। अधिकार बिल के क्या है? समान है, अधिकार बिल की भांति है, समान है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पर आप बोल सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है इनका जिक्र किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ बी फॉर बॉम्बे 12 से लेकर के 35 तक है। बहुत आसान क्वेश्चन था वैसे इसका जवाब देना, आपने बहुत आसानी से इसका आप जवाब दे सकते हैं। बी फॉर बॉम्बे आंसर होगा। और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है और आप जवाब दे सकते हैं। चलो जल्दी से बता दो क्या आंसर होगा। चलो जल्दी से बता दीजिएगा कि क्या आंसर होगा इसका, है ना, तो आप बता पाएंगे। आसान है बताना, बहुत कठिन नहीं है और आप जवाब दे सकते हैं। क्या जवाब देंगे? देखिए अगर आप भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद अब्लिक राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों अब्लिक कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। देखो भाई यहाँ अनुच्छेद 13 है, यहाँ अनुच्छेद 32 है, यहाँ अनुच्छेद 245, यहाँ 326 है, इतने सारे अनुच्छेद हैं। आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर एक अनुच्छेद के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम करना चाहेंगे। देखो अनुच्छेद 13 के बारे में देखिए जरा, 13 अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनराविलोकन दिखाई पड़ता है, ध्यान रखेंगे, न्यायिक पुनराविलोकन। ये न्यायिक पुनराविलोकन का कॉन्सेप्ट आता है बेटा, ध्यान रखेंगे अप्रत्यक्ष रूप से। अनुच्छेद 13 के बारे में जानते क्या बोला गया? इसके बारे में बोला गया कि ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जा सकती। देखो क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि ऐसी कोई विधि, ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जा सकती, ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जा सकती, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जा सकती जो आपके, जो आपके मौलिक अधिकारों को कम करती हो। ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जा सकती जो आपके मौलिक अधिकारों को कम करती हो, मौलिक अधिकारों को, जो आपके मौलिक अधिकारों को कम करती हो, ये आपको ध्यान रखना है। कम करती, जो आपके मौलिक अधिकारों को कम करती हो, या आपसे छीनती हो आपके फंडामेंटल राइट, या आपके फंडामेंटल राइट को न्यून करती हो बेटा। ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जा सकती जो आपके मौलिक अधिकारों को कम करती हो। अगर ऐसी कोई विधि बन गई है, यहां पर देखो क्या करा, करा अगर, अगर ऐसी कोई विधि बन गई है, ऐसी कोई विधि, देखो जरा क्या करा, करा अगर ऐसी कोई विधि बन गई है, बन गई है तो वह विधि, वह विधि असंगतता की मात्रा तक, देखो क्या कह रहा है बेटा, असंगतता, असंगतता की मात्रा तक, मात्रा तक शून्य होगी, मात्रा तक शून्य होगी। देखो जरा ये बोल रहा है यार अनुच्छेद 13, ये कह रहा है ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जा सकती जो आपके फंडामेंटल राइट को कम करती हो, न्यून करती हो, आपसे छीनती हो। अगर ऐसी कोई विधि बना दी गई है तो वो विधि असंगतता की मात्रा तक शून्य होगी। इसका मतलब जानते क्या है, यहां पर ये कह रहा है कि अगर यहां तक कोई विधि संगत है, यहां तक कोई विधि संगत, लेकिन इसके आगे की जो विधि है वो असंगत है, असंगत है, तो ये प्रावधान कहता है कि असंगत विधि को शून्य कर दो, असंगत विधि को शून्य कर दो, विधि को क्या कर दो, शून्य कर दो। ये कह रहा शून्य कर दो, मतलब हम यह विधि बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे मौलिक अधिकारों को कम करती, असंगत विधि को कहला अलग कर दो। तो जब संगत और असंगत विधि को अलग करते हैं ना, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, यस्सी ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या सिद्धांत दिया, पृथक्करण का सिद्धांत दे दिया, पृथक्करण का सिद्धांत दे दिया।
समझ रहे हैं बेटा, किसका सिद्धांत दे दिया, तो बोलेंगे पृथक्करण का सिद्धांत दे दिया। पृथक्करणीयता का सिद्धांत इसमें अनुच्छेद 13 में दिखाई पड़ता है। पृथक्करण में यह बोला गया कि संगत विधि को अलग कर दो, असंगत विधि को अलग कर दो। फिर लोगों ने प्रश्न किया कि अगर संगत विधि को अलग कर रहे हैं, असंगत विधि को अलग कर रहे हैं, और असंगत विधि का प्रभाव जब हम शून्य करते हैं, तो उस प्रभाव को शून्य करते समय असंगत विधि संगत विधि से इस प्रकार मिश्रित है कि संगत विधि का भी प्रभाव शून्य हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा शून्य हो जाने दो, लेकिन असंगत विधि बर्दाश्त नहीं होगी। तो यहां पर अनुच्छेद 13 में जानते हैं क्या क्या बातें आ गई, देखें जरा। अनुच्छेद 13 में एक बात तो निकल कर आई, पृथक्करण। पृथक्करण का सिद्धांत निकल कर आ गया। दूसरा शब्द यहां पर अनुच्छेद 13 में आया, जानते किसका, अधित्याग का सिद्धांत। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये अधित्याग का क्या मतलब है, अधित्याग क्या होता है। तो अधित्याग का मतलब अनुच्छेद 13 में बताया गया कि हम चाह करके भी अपने मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकते, उसे छोड़ नहीं सकते। हम यह नहीं कह सकते कि हम इन मौलिक अधिकारों की, हमें इन मौलिक अधिकारों की जरूरत नहीं, हमें जरूरत है नहीं, है कि नहीं वो हम डिसाइड नहीं करेंगे, वो सरकार डिसाइड करेगी। भारत सरकार संप्रभु सरकार है, हम बिना उसकी इच्छा के मौलिक अधिकारों को त्याग नहीं सकते, ध्यान रखेंगे। साथ में यहां पर आप देखेंगे एक और शब्द दिया गया बेटा, आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत, ये देखेंगे आच्छादन का सिद्धांत, ये आप देख रहे हैं आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन के सिद्धांत का मतलब यह बताया गया कि अगर, जैसे देखो बेटा यहां पर क्या बताया गया, ये बता दिया गया कि अगर संविधान लागू होने से पूर्व की विधि है, संविधान लागू होने से पूर्व की विधि, संविधान लागू होने से पूर्व की विधि है, ये आप देख रहे हैं। संविधान लागू होने से अगर कोई पूर्व की विधि है और फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है, अगर संविधान लागू होने से पूर्व की विधि और फंडामेंटल राइट में गतिरोध हो जाता है, तो यहां पर बोला गया कि फंडामेंटल राइट जो है संविधान लागू होने से पूर्व की विधि के ऊपर आच्छादित हो जाएगी। यानी फंडामेंटल राइट कम नहीं किए जा सकते, पूर्व की विधि का प्रभाव शून्य कर दिया जाएगा जब तक ये गतिरोध की स्थिति रहेगी, ध्यान रखेंगे। तो फंडामेंटल राइट आच्छादित कर लेंगे, आच्छादित हो जाएंगे उसके ऊपर, पूर्व की विधि के ऊपर। तो आच्छादन का सिद्धांत भी सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 13 में दे दिया। तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि आच्छादन का सिद्धांत किस अनुच्छेद में, 13 में। अधित्याग का सिद्धांत किस में, अनुच्छेद 13 में। पृथक्करण का सिद्धांत किसमें बेटा, तो अनुच्छेद 13 में, ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार। तो ये कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों अब्लिक कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, तो हम बोलेंगे अनुच्छेद 13 करता है, ध्यान रखेंगे। ये पॉइंट हो जाएगा, ए फॉर इलाहाबाद हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आंसर हो गया ए फॉर इलाहाबाद। इसी में न्यायिक पुनरावलोकन का कॉन्सेप्ट दिखता है। यहाँ पर अगर हम देखें जरा, तो देखो बेटा ये जो न्यायिक पुनरावलोकन है, न्यायिक पुनरावलोकन, ये आप देखो जरा, अगर हम न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें तो यह भारत में यूएसए से लिया गया। कहां से लिया गया, यूएसए से लिया गया, यूएसए से लिया गया है। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हैं बेटा। क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे भाई यूएसए से लिया गया, बहुत आसान है। न्यायिक पुनरावलोकन को जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, जेआर बोलते हैं, ठीक है, जेआर। क्या बोलेंगे, तो जेआर, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। जुडिशियल रिव्यू भारत में भारतीय संविधान आप देखें जरा, भारतीय संविधान में कहां पर दिखता है, तो आप बोलोगे अनुच्छेद 13 में दिखता है, अनुच्छेद 32 में दिखता, अनुच्छेद 226 में दिखता, अनुच्छेद 227 में दिखता है। इन सभी में ये न्यायिक पुनरावलोकन दिखाई पड़ रहा है, ध्यान रखेंगे। जुडिशियल रिव्यू दिख रहा है, ये जुडिशियल रिव्यू दिख रहा है इन सभी में, ध्यान रखेंगे। तो जुडिशियल रिव्यू किस में दिखेगा, न्यायिक पुनरावलोकन किस में दिखता है, अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है बेटा। 226 जो है वो हाई कोर्ट से संबंधित है कि रेट आप जारी करा सकते हैं, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट से। 227 जो है ये प्रशासनिक व्यवस्था है जो हाई कोर्ट से संबंधित है, हाई कोर्ट को प्रशासनिक पावर होता है, वो 227 के तहत है, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर देखो हम लोगों ने आंसर ए फॉर इलाहाबाद दे दिया, अनुच्छेद 13। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बहुत आसान प्रश्न है और आपको जवाब देना है।
चलो जल्दी बता दो, इस क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, देखो, आंसर देना है। आसान क्वेश्चन है और आप जवाब देंगे, है ना। चलिए जल्दी बताइए कि क्या हो सकता है बेटा, है ना। देखेंगे यहाँ पर, अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य कह रहा है, देखो जरा, मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है यार। तो भाई अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा ना कि अनुच्छेद 13 देखो क्या है, कह रहा है कि ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जा सकती जो आपके मौलिक अधिकारों को कम करती हो। तो ये किससे संबंधित है, तो आप बोलोगे भाई ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे आपका आंसर हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे आपका आंसर हो जाएगा, सुनिश्चित आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा भारतीय संविधान में समता का अधिकार, देखो ये क्या कह रहा दोस्त, समता का अधिकार, ये कह रहा 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये देखो 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं, ये क्या है, अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 है, अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17 है। यह आपको बताना है कि क्या हो सकता है यहाँ पर आंसर। आसान है बताना और आप जवाब दे सकते हैं। अब देखिए जरा भाई, समता के अधिकार की बात कर रहा है दोस्त, तो समता के अधिकार में 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो कौन से समता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं, 16 से 20 या फिर 15 से 19 या फिर 14 से 18 या 13 से 17। तो देखो यहाँ पर संविधान का वर्गीकरण किया गया बेटा, यहाँ पर मूल अधिकारों का वर्गीकरण किया गया। मूल अधिकार, अगर हम मूल अधिकारों के वर्गीकरण को देखें, मूल अधिकारों के वर्गीकरण को देखो जरा, मूल अधिकारों के वर्गीकरण को देखो, तो पहला जो वर्गीकरण है वो आपका है समता का अधिकार। यार ये क्या है, समता का अधिकार, जरा देखिए। अब समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो बहुत आसान है, आर्टिकल 14 to 18 है ना, अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। इसमें 5 मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार है जो समता संबंधित है। सेकंड वर्गीकरण आप देखोगे तो आप बोलोगे भाई स्वतंत्रता का अधिकार। अब यहाँ स्वतंत्रता का अधिकार जो आप देख रहे हैं ये किस अनुच्छेद में है, तो बहुत आसान है, 19 से 22 तक है, ये आपको ध्यान रखना है, 19 से 22 तक है। इसी प्रकार अगर हम लोग तीसरे पॉइंट को देखें तो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और यहां पर आप देखोगे आर्टिकल 23 एंड 24, ये आप देख रहे हैं, ये पॉइंट आप देख रहे हैं, 23 एंड 24 आप देख रहे हैं आर्टिकल, आपको ध्यान रखना है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसी प्रकार आप देखोगे जैसे चौथे नंबर पर आप आ जाओगे तो आप यहाँ शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद आप आओगे तो फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बेटा देखोगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये पॉइंट भी आप याद रखना। हालांकि बहुत आसान चीजें हैं, ये सब आपको याद हैं, आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं तो आप इतनी समझ तो रखते ही हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ। आप देखेंगे आर्टिकल यहाँ पर आप बोलेंगे 25 से 28, ये आप बता पाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे जैसे धार्मिक स्वतंत्रता 8 हो गया, तो फिर हम लोग 5 नंबर पर आएंगे और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार में आ जाएंगे। देखेंगे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार में आ जाएंगे। शिक्षा संबंधी अधिकार की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर आप बोलोगे आर्टिकल आपका जो है वो 29 एंड 30 है, 29 एंड 30 आप बेटा देख रहे हैं। और इसके बाद अगर हम लोग 6 नंबर पर आ जाएं तो ये बोलता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और आप सभी जानते हैं कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आप देख रहे हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आप देख रहे हैं, राइट। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आप बोलोगे आर्टिकल 32 में है। इतना आप देख रहे हैं, 6 भागों में से बांटा गया है, ये पॉइंट आप देख रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न ये था, पीछे हम लोग देखें, प्रश्न ये था कि समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। तो देखो समता का अधिकार किस में दिया गया, 14 से 18 में दिया गया है। तो पीछे अगर आप देखो तो 14 से 18 ये आपका है जो समता के अधिकार की बात करता है, ये समता के अधिकार की बात करता है। और समता के अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं, तो 5 अनुच्छेद हैं। तो भाई
14, 15, 16, 9, 17, 18 है ना। तो यहाँ पर 14, 15, 16, 17, 18 हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। देखो जरा, अगर हम यहाँ पर 5 समता के अधिकार की बात करें, जैसे देखो जरा समता का अधिकार, तो समता का अधिकार आप देख रहे हो सभी कि आर्टिकल जो है वो 14 to 18 है। तो इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 5 अनुच्छेद हैं। 5 अनुच्छेद हैं, है ना, 5 अनुच्छेद हैं। प्रश्न ये है कि ये 5 अनुच्छेद कौन से हैं? ठीक है, तो इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आइए देखते हैं, 5 अनुच्छेदों की चर्चा करते हैं। तो देखो जरा यहाँ पर आर्टिकल, अगर हम 14 की बात करें, इस आर्टिकल 14 के बारे में हमने कल भी बहुत विस्तृत चर्चा किया था, इसलिए आज बहुत विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। आप कंटिन्यू क्लास को देखते रहें और आपको समझ में आता रहेगा। जैसे इस आर्टिकल 14 में यार विधि, आप देख रहे हैं विधि का शासन है। क्या है? विधि का शासन। देखो जरा, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है ना, ये रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है। ये रूल ऑफ लॉ डायसी द्वारा दिया गया सिद्धांत है बेटा, कानून से संबंधित है। इसी के तहत यहाँ पर विधि के समक्ष समता की बातें की जा रही हैं। विधि के समक्ष, ये आपको ध्यान रखना है, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, इसी आर्टिकल 14 में बातें की जा रही, ध्यान रखेंगे। विधियों का समान संरक्षण, ये आपको ध्यान रखना है, विधियों का समान संरक्षण आप देख रहे हैं। तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ आप देख रहे हैं। विधि के समक्ष समता के बारे में कल हमने थोड़ा सा आपको बताया था कि यह ब्रिटेन से लिया गया। कहां से लिया गया बेटा? तो बोलेंगे ब्रिटेन से लिया गया, ये ध्यान रखेंगे, यह ब्रिटेन से लिया गया है, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वहीं विधियों का समान संरक्षण जो आप देख रहे हैं, यह यूएसए से लिया गया। कहां से लिया गया? तो बोलेंगे यूएसए से लिया गया, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, लिया गया। अब विधि के समक्ष समता की बात करें तो हम लोग बोलते हैं कि भाई विधि के समक्ष समता मतलब कानून की नजर में सभी समान है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार है। तो जब सबके साथ एक जैसा व्यवहार है तो ये बहुत उचित नहीं माना जा रहा, क्योंकि परिस्थितियां अलग अलग होती बेटा। तो इसीलिए लोगों ने, विद्वानों ने यहाँ पर क्या बोला कि ये जो विधि के समक्ष समता, सबके साथ एक जैसा व्यवहार, ये नकारात्मक है। तो यह नकारात्मक वाक्य है, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वहीं विधियों का समान संरक्षण जो है, यहां पर समान संरक्षण की बात किया जाए तो जब किसी को आप संरक्षण प्रदान करेंगे, सहारा देंगे, उसका मजबूतीकरण करेंगे, तो उसे सकारात्मक लिया जाता है। यह सकारात्मक वाक्य है, यह सकारात्मक वाक्य है, यह आपको ध्यान रखना। देखो, विधि के समक्ष समता का तात्पर्य यहां पर क्या बताया गया कि कानून की नजर में सभी समान हैं। कानून की नजर में सभी समान है। देखो क्या कह रहा, सभी समान हैं। तो जब कानून की नजर में सभी समान हैं तो इसका मतलब विशेषाधिकारों का अभाव है। यहाँ किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार प्रदान नहीं किए जाएंगे, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो आप बोलेंगे विशेषाधिकारों का अभाव, विशेषाधिकारों का अभाव, विशेषाधिकारों का अभाव। सकारात्मक वाक्य ये है तो इसको क्या बोला जाता है कि विशेषाधिकारों का दिया जाना। यहाँ पर विशेषाधिकारों का दिया जाना, विशेषाधिकारों का दिया जाना। जहां संरक्षण शब्द जुड़ जाएगा वहां विशेष अधिकार प्रदान किए जाएंगे, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वहीं आप देखोगे यहाँ पर ये जो विधियों का समान संरक्षण शब्द जुड़ा हुआ है, इसका मतलब जानते हैं अरस्तु क्या बोलता है? ये कहता है मुझे समानता, आनुपातिक समानता पसंद है, केवल समानता नहीं, आनुपातिक। देखो यहाँ पर क्या शब्द दिया गया बेटा, आनुपातिक समानता, आनुपातिक समानता। और ये आनुपातिक समानता किसके द्वारा दिया गया है? तो बोलेंगे अरस्तु के द्वारा दिया गया है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आनुपातिक समानता का मतलब क्या है? तो आपको यह ध्यान रखना है कि आनुपातिक समानता का तात्पर्य जो होता है, उसका तात्पर्य यह है कि समानों में समानता, समानों में समानता। यानी यह कह रहा है कि अगर परिस्थितियां समान हैं तो समानता होनी चाहिए। अगर हम समान परिस्थिति में रह रहे हैं तो समान व्यवहार हो मेरे साथ।
अगर हम असमान परिस्थिति में रहते तो असमान व्यवहार होना चाहिए, यह बात आपको ध्यान रखना है। यहां पर यह कह रहा है कि असमान परिस्थिति में असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार, असमान व्यवहार, ये कह रहा असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार, समझ रहे? तो ये आर्टिकल 14 था जिसको हम लोगों ने समझा, कल भी समझा था, आज भी थोड़ा सा समझ लिया। वहीं देखो अनुच्छेद 15 में देखो जरा, अनुच्छेद 15 ये बोलता है कि धर्म कामा मूल वंश, देखिए जरा क्या कह रहा, धर्म कामा मूल वंश कामा जाति कामा लिंग कामा जन्म स्थान। अब देखेंगे जरा, धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर, ये देखो क्या करा, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये कह रहा नागरिकों के मध्य विभेद की मनाही की गई है, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार अनुच्छेद 16 में देख लो जरा, अनुच्छेद 16 जो है ये लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात करता है, अवसर की समता की बात कर रहा है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात करता है। इसी प्रकार अगर हम लोग अनुच्छेद 17 को देख लें तो यह अस्पृश्यता, अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, ये आप देख रहे हैं, अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, ध्यान रखेंगे। और इसी प्रकार अनुच्छेद हम 18 को देख लें तो हम बोलेंगे अनुच्छेद 18 का मतलब हो जाएगा उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। यहां पर यह अलग बात है बेटा कि सैन्य उपाधि, सैन्य ये जो सैन्य एंड शैक्षणिक उपाधि में छूट दी गई है, सैन्य एवं शैक्षणिक व्यवस्था में छूट प्रदान की गई है, छूट प्रदान की गई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये 14, 15, 16, 17, 18 ये जो अनुच्छेद हैं ये सब समता के अधिकार से संबंधित थे। तो यहाँ पर हम लोग पीछे समझेंगे, आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। चलो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करा विधि का नियम, ये विधि का नियम या उसे कानून का अधिराज्य बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बेटा वही बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। जैसे ये विधि का नियम है ना, इसे भी बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। का मतलब क्या है, ये आपको कानून का अधिराज्य लिख करके आपको कंफ्यूज कराना चाह रहा, विधि के नियम का मतलब क्या है ये बोल रहा है यार। कह रहा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, कह रहा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। अगला कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्या आंसर हो सकता है, आपको जवाब देना है। बहुत आसान है और आप जवाब दे सकते हैं। चलो जल्दी से बता दो कि क्या आंसर होगा दोस्त, बोलो। चलिए जल्दी से बता दीजिएगा कि क्या आंसर होगा। क्वेश्चन है विधि का नियम या शासन या कानून का अधिराज्य, रूल ऑफ लॉ का तात्पर्य क्या है, तो आप क्या बताएंगे, समझ रहे हैं? क्या जवाब देंगे? आसान क्वेश्चन है और आप जवाब दे सकते हैं ना, और आप जवाब दे सकते हैं। चलिए तो यहाँ ध्यान रखेंगे, ये कह रहा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, ये आपको ध्यान रखना है। विधि के नियम का तात्पर्य होता है, विधि के शासन का मतलब होता है कि सभी के लिए एक कानून होगा और एक न्याय तंत्र की व्यवस्था होगी, समझ रहे हैं, उसी के तहत शासन होगा, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप बोलोगे ए फॉर इलाहाबाद, ध्यान रखेंगे ए फॉर इलाहाबाद। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखो कह रहा है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है।
जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, तो किसके अधीन वर्गीकृत किया जा सकता है यह आपको बताना है। चलो जल्दी से बता दो कि किसके अधीन वर्गीकृत किया जा सकता है, आपको जवाब देना है और आप जवाब दे सकते हैं, बोले। अब देखिए यहां पर अनुच्छेद 15 की बात कर रहा है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तो आप सभी जानते हैं कि यह अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इससे भी आप जानते हैं कि यह अनुच्छेद जो है 23 एंड 24 होगा। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार में आप जानते हैं कि यह जो है अनुच्छेद आपका जो है वो 29 एंड 30 होगा। संस्कृति एवं शैक्षिक, ठीक है, संस्कृति एवं शैक्षणिक व्यवस्था संबंधित है, अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। वहीं समता का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 14 से 18 तक की बात करता है ना। आर्टिकल 14 टू 18 की बात करता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर डी फॉर डेलही आंसर हो जाएगा, डी फॉर डेलही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगले प्रश्न में आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन समझेंगे तो देखेंगे, कह रहा है ये कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी, देखो क्या कह रहा, ये कह रहा गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है, यह आपको बताना है। अनुच्छेद 15(4) है, अनुच्छेद 15(5) है, अनुच्छेद 16(4) है, 16(5) है। देखो गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त सम्मिलित हैं शिक्षण संस्थाओं में। बेटा यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम लोग देखें जैसे, है ना, 15(4), 15(5), 16(4), 16(6), ये जो 15(4) है इसके तहत सरकारी शिक्षण संस्थान की बात होती है। इसके तहत सरकारी शिक्षण में आरक्षण दिया गया है। आरक्षण समझ रहे हैं किसको? ओबीसी को, एससी को, एसटी को। सरकारी शिक्षण में मतलब सरकारी स्कूलों में, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 15(5) के तहत अगर आप देखोगे तो गैर सरकारी आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, गैर सरकारी शिक्षण संस्थान में आरक्षण दिया गया है। किसको? वही फिर ओबीसी, एससी, एसटी, ये आप देख रहे हैं, है ना। ये जो 16(4) आप देख रहे हो बेटा, यहाँ पर सरकारी रोजगार में ये आपको ध्यान रखना है, सरकारी रोजगार में ओबीसी अब्लिक एससी अब्लिक एसटी को आरक्षण दिया गया है। यानी जाति के आधार पर 16(4) में जाति के आधार पर सरकारी रोजगार में, सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाता है। ओबीसी को 27%, ये खासकर आप ओबीसी को कितने परसेंट आरक्षण दिया जा रहा है? 27% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो 16(5) आप देख रहे हैं, इसमें ये धर्म के आधार पर विभेद किया गया था। धर्म के आधार पर रोजगार में नियुक्ति की जा रही है। जैसे जामा मस्जिद, तो जामा मस्जिद जो है कमा वैष्णो देवी में, जामा मस्जिद में मुस्लिमों की सिर्फ नियुक्ति होगी और वैष्णो देवी में सिर्फ हिंदू की नियुक्ति होगी। समरसता का कॉन्सेप्ट है, ये एक प्रकार से अपवाद है 16(5), ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर गैर सरकारी की बात कर रहा है ना, ये गैर सरकारी, तो आपका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? तो बोलेंगे बी फॉर बॉम्बे। आसान क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को बताने में आपको कहीं कोई समस्या हुई होगी, समझ रहे हैं, कहीं भी कोई समस्या है? बिल्कुल समस्या नहीं है, आप बता पाएंगे। और इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक और संविधान संशोधन हुआ बेटा, 103वां संविधान संशोधन। देखिए जरा,
103वां संविधान संशोधन हो रहा है, ये 2019 में, 2019 में, ये आपको ध्यान रखना है। 103वां संविधान संशोधन हो रहा है 2019 में, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इस संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया है, तो आप बोलोगे भाई कि 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा आप देखोगे तो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया, 10% आरक्षण दिया गया, समझ रहे हैं। तो इस 103वें संविधान संशोधन द्वारा 2 अनुच्छेद जोड़े गए बेटा, एक 15 का 6, ये अनुच्छेद है, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल कौन सा है, 15 का 6 क्लॉज है, और एक आर्टिकल है आप देखोगे 16 का 6 क्लॉज, 16 का 6 क्लॉज। 15 के 6 क्लॉज में सरकारी स्कूल में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण, 10% आरक्षण सीटों में दिया गया है ना। बहुत आसान है, आप जवाब दे सकते। वहीं 16 का 6 क्लॉज बोलता है कि सरकारी रोजगार यानी नौकरी, ये आप देख रहे हैं, सरकारी रोजगार में ईडब्ल्यूएस को सरकारी रोजगार में ये कह रहा है ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाएगा, दिया गया, ध्यान रखेंगे, दिया गया। तो 103वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 अनुच्छेद जुड़े, ये ध्यान रखना। 103वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में एक अनुच्छेद 15 का 6 जुड़ गया, एक अनुच्छेद 16 का 6 जुड़ गया। 15(6) के तहत सरकारी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया सीटों में। वहीं सरकारी रोजगार नौकरी में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण 16(6) के तहत दिया गया बेटा, ध्यान रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आंसर हो गया 15 का 5 गैर सरकारी शिक्षा संस्थानों में आरक्षण ओबीसी एससी एसटी को दिया जा रहा है। आप जवाब दे पाएंगे, बहुत आसानी से जवाब दे पाएंगे। देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग यहाँ पर, है ना। तो देखो क्या करा कि क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाएंगे। करा निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध आपको बताना है, समझ गए। तो चलो जल्दी से बता दो कि क्या आंसर हो सकता है, आपको बोलना है। आसान क्वेश्चन है और आप जवाब दे सकते हैं, यहाँ पर बहुत आसान है। चलो जल्दी से बता दो क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। अस्पृश्यता किस संवर्ग में आएगा, तो आप सभी जानते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तो भैया अनुच्छेद आपका 23 एंड 24 हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार आप किस में लोगे, तो बोलोगे अनुच्छेद 19 से 22 हो जाएगा, ठीक है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस में लोगे, तो अनुच्छेद 32 में ले लोगे। और समता का अधिकार किस में लोगे, तो बोलोगे भाई अनुच्छेद ये 14 से लेकर के 18 तक हो जाएगा। अब आप देखो जरा यहां से, और जो अस्पृश्यता शब्द आया, अस्पृश्यता का अंत जो किया जा रहा है यह अनुच्छेद 17 में किया जा रहा है, अनुच्छेद 17 में किया जा रहा है, ये ध्यान रखना। अस्पृश्यता शब्द के बारे में हमारा संविधान जो है मौन है। हमारा संविधान मौन है। वह यह नहीं बताता कि अस्पृश्यता का क्या अर्थ है। वह यह नहीं बताता कि अस्पृश्यता का क्या अर्थ है बेटा, यह नहीं बता रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारा संविधान जो है मौन है, ये ध्यान रखना। वह यह नहीं बताता कि अस्पृश्यता का क्या अर्थ है, समझ गए। अस्पृश्यता का अर्थ सामान्यतः ये समझा गया कि छुआछूत से संबंधित बातें।
सुप्रीम कोर्ट ने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया। इससे संबंधित जो विधि है केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। भारत सरकार ने एक अस्पृश्यता अधिनियम 1955 का निर्माण किया और उसके तहत शासन किया, विधि का निर्माण किया। और अस्पृश्यता अधिनियम जो 1955 आया, विधि जो बनी उसके तहत, उसी का नाम आगे चल करके बदल दिया गया। कब? तो बोलेंगे 1976 में। और 1976 में उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो बोलेंगे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो अनुच्छेद 17 किस में आ रहा? तो आप देखेंगे डी में आ रहा, समता के अधिकार में आ रहा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया डी फॉर दिल्ली। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बहुत आसान क्वेश्चन है और आप जवाब दे सकते हैं। चलो जल्दी से बता दो कि क्या आंसर होगा। कह रहा भारत में अस्पृश्यता का निवारण, ये निवारण कह रहा भाई, निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? चलो बता दो जल्दी से कि अस्पृश्यता का निवारण किन नियमों द्वारा किया जा सकता है, आपको बताना है। चलिए जल्दी से बता दीजिएगा कि किसके द्वारा किया जा सकता है अस्पृश्यता का निवारण, किन नियमों द्वारा किया जा सकता है। आपको जवाब देना है और आप जवाब दे पाएंगे, ठीक है? चलो तो बोलो। अब देखिए, अस्पृश्यता का निवारण भाई कानून बनाकर किया जा सकता है। इसके लिए कानून बनाया गया। देखो, अस्पृश्यता के लिए, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता निवारण, निवारण के लिए अस्पृश्यता, अस्पृश्यता अधिनियम बनाया गया बेटा, है ना? अधिनियम। और ये जो अधिनियम बना 1955 में बना, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बाद में इसी अस्पृश्यता अधिनियम का नाम बदल दिया गया, नाम परिवर्तित, नाम परिवर्तित 1976 में, 1976 में इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया सिविल अधिकार, सिविल अधिकार संरक्षण, संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो कानून बनाकर निवारण किया जा सकता। शिक्षा की उन्नति द्वारा, बिल्कुल सही। अगर आप शिक्षित होते हैं तो आपके विचारों का परिमार्जन होता है, शुद्धिकरण होता है, ध्यान रखेंगे। इसके द्वारा भी, जन जागरण के द्वारा, बिल्कुल जन जागरूकता जब फैलती है तो भी अस्पृश्यता का निवारण किया जा सकता है। बिना जागरूकता के नहीं किया जा सकता। लेकिन बेटा, क्या नौकरियों में प्रवेश दिलाकर किया जा सकता? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो हम लोगों का स्टेटमेंट सही हो गया, 1 2 3 सही हो गया, ध्यान रखेंगे। हम लोग आंसर कौन सा देंगे? ए फॉर इलाहाबाद। आंसर हो गया ए विकल्प, ए विकल्प हो गया, है ना? 1 2 3 आपका आंसर हो गया ए विकल्प, आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अस्पृश्यता शब्द को संविधान परिभाषित नहीं करता, ये ध्यान रखेंगे। ना ही हमारा जो अस्पृश्यता कानून अधिनियम था, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो था, ना ही उसने परिभाषित किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसे परिभाषित नहीं किया गया। हाँ, व्यवहारिक स्तर पर बोला गया जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। साथ में जाति इस आधार पर प्रतिबंध नहीं किया जा सकता प्रवेश में किसी सार्वजनिक स्थल पर, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना भी रोका गया है कि आप उसे मान नहीं सकते प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, है ना? इस तरह की बातें की गई हैं। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं और देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये करा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? कौन भिन्न वर्ग में आता? अब देखो, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 19 है। यहाँ पर विकल्प और बना लो बेटा थोड़ा सा, कि उपर्युक्त, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये बना लो। या एक और विकल्प बना लो कि उपर्युक्त, उपर्युक्त में एक से अधिक, एक से अधिक, या ये विकल्प बना लो, है ना? ऐसे। और अब आपको जवाब देना है कि क्या हो सकता है। आसान है, हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे और समझ भी जाएंगे कि क्या आंसर दिया जाए। बहुत आसान है। चलो जल्दी से जवाब दे दो कि क्या आंसर हो सकता है, आपको बताना है। आसान है और आप जवाब दे सकते हैं, है ना? चलो बताओ क्या आंसर होगा।
बोलो बेटा, क्या आंसर हो सकता है? आपको जवाब देना है ना? क्या जवाब देंगे आप भाई? बताएं। देखो यहाँ पर आंसर आपका एफ हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा ना। आंसर क्या हो जाएगा? एफ। ध्यान रखेंगे कैसे। यहाँ पर दो आंसर हो रहे हैं उपयुक्त में से एक से अधिक। आप बोलोगे कैसे हो रहा भाई? तो एक अनुच्छेद 14 हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक अनुच्छेद 19 हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। आइए समझते हैं। देखो, समता का अधिकार जो है बेटा, समता का अधिकार, वो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, ठीक है। वहीं स्वतंत्रता का अधिकार देखो जरा, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद आपका 19 से 22 तक है। अगर इस ग्रुप में देखो तो अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतंत्रता का पार्ट है ना, और 14 से लेकर के 18 तक समता का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर एक दृष्टि से अनुच्छेद 19, एक दृष्टि से अनुच्छेद 19 भिन्न है, भिन्न है, ये आप देखिए, भिन्न है, ये आंसर दिया जा सकता है। वहीं आप देखो, जबकि जबकि नागरिक, जबकि आप देखोगे नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार, नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार, नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार निम्न है, निम्न है। कौन से? तो देखो जरा, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 30 है। ये देखो जरा, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 15 है, 16 है, 19 है, 29 है, 30 है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इस ग्रुप में ये नागरिक को मिला हुआ, तो 15, 16, 19, अब देखो ये 15, 16, 19 यहाँ एक अलग ग्रुप बन गया, 14 अलग हो गया। तो इस दृष्टि से, इस दृष्टि से, इस दृष्टि से अनुच्छेद, इस दृष्टि से अनुच्छेद 14 भिन्न वर्ग में है, भिन्न वर्ग में है। यानी यहां पर उत्तर 14 भी हो सकता, उत्तर 19 भी हो सकता। अगर हम समता के अधिकार को 14 से 18 तक लें और स्वतंत्रता के अधिकार को 19 से 22 तक ले, तो आंसर 19 अलग हो गया, क्योंकि यहाँ 14, 15, 16, ये 14, 15, 16 ये आपके समता में आते हैं, ये आपके समता में आते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन अगर हम 15, 16, 19 को ले लें, 15, 16, 19 को ले लें, तो ये नागरिक वाले वर्ग में आते हैं, ये नागरिक, नागरिक में आते हैं। तो एक दृष्टि से अनुच्छेद 19 उत्तर है, एक दृष्टि से अनुच्छेद 14 उत्तर है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आप ये बता पाएंगे, आसान है और आप जवाब दे सकते हैं, है ना। तो हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार, देखो जरा, कह रहा 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है कौन सा? बहुत आसान, अभी हम लोगों ने कई बार वर्गीकरण को पढ़ा है। अनुच्छेद 19 से 22 तक, 16 से 19 तक, 17 से 20 तक, 18 से 21 तक। तो कौन हो सकता है? आपको जवाब देना है, आसान है और आप जवाब दे सकते हैं ना, आप जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर आपको स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित 4 अनुच्छेदों को पढ़ना है। आइए थोड़ा सा इसको विस्तृत चर्चा करते हैं। वैसे तो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक का आंसर आप दे सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसको विस्तृत चर्चा करते हैं। देखो, स्वतंत्रता का जो अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार,
ये जो है ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है, समझते हैं। इसमें 4 अनुच्छेद हैं, 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, इतने सारे अनुच्छेद हैं। अगर हम एक एक अनुच्छेद को देखें, सबसे पहले हम अनुच्छेद 19 को ही देख लें, तो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आप देख रहे हैं। इसमें किसका अधिकार दिया गया? स्वतंत्रता का। अगर हम इस स्वतंत्रता के अधिकार को देखें और इससे परिभाषित करें तो देखो इसमें 6 प्रकार के अधिकार हैं, 6 प्रकार के अधिकार, 6 प्रकार के अधिकार हैं। अगर हम इस 6 प्रकार में पहला अधिकार पढ़ें बेटा, जैसे अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए को पढ़ लें, ए को पढ़ लें, 19 फर्स्ट ए को पढ़ लें, तो आर्टिकल जो 19 फर्स्ट ए है ये बोलता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति, देखिए जरा क्या कह रहा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये कह रहा। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक मतलब बोलना, आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता इसमें दी जा रही, बोलने की स्वतंत्रता दी जा रही बेटा। अभिव्यक्ति जो शब्द है यह एक व्यापक शब्दावली है, यह एक व्यापक शब्दावली है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार अभिव्यक्ति व्यापक है, इसका क्या मतलब है? तो आप बोल सकते हैं कि सर अभिव्यक्ति का मतलब है विचार करने की स्वतंत्रता, जो आप विचार कर रहे हैं ना उस विचार को लिपिबद्ध करने की स्वतंत्रता है, विचारों को लिपिबद्ध करने की स्वतंत्रता, विचारों को लिपिबद्ध आप कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं जैसे पुस्तक का प्रकाशन, जैसे पुस्तक का प्रकाशन, जैसे पुस्तक का प्रकाशन, समझ रहे हैं? जैसे फिल्म का निर्माण, फिल्म का प्रकाशन, फिल्म का निर्माण करना, इस तरह के कार्य आप कर सकते हैं। जैसे फिल्म का निर्माण करना, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जैसे पुस्तक का प्रकाशन और फिल्म का निर्माण करना है, इस तरह की बातें आप यहाँ पर बता सकते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत, ये आपको ध्यान रखना है, समझ गए? तो बहुत आसान है जवाब देना, बहुत कठिनाई नहीं है, आप जवाब दे सकते हैं। जल्दी से बताएं कि क्या जवाब देंगे आप, है ना? तो देखो 6 प्रकार की स्वतंत्रता। दूसरी चीज आप जानते हैं इसी 19 फर्स्ट ए में चुप रहने की स्वतंत्रता सुप्रीम कोर्ट ने दिया। उसने कहा चुप रहने की स्वतंत्रता, देखो जरा क्या कह रहा, ये कह रहा चुप रहने की स्वतंत्रता, देखिए जरा चुप रहने की स्वतंत्रता बोला गया है। चुप रहने की स्वतंत्रता का सेंस यहां पर यह बोला गया है कि भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि अभिव्यक्ति करने के लिए बाध्य किया जाए, अभिव्यक्ति में चुप रहना निहित है, हम शांत रह सकते हैं, और शांत रहना एक शाहीपन होता है बेटा, ध्यान रखेंगे। तो चुप रहने की भी स्वतंत्रता इसी में निहित है। इसी में वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आप देखोगे प्रेस की स्वतंत्रता है, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता है, ये आप देख रहे हैं प्रेस की स्वतंत्रता। इसी में अगर हम बोलें तो सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, आप देख रहे हैं सूचना का अधिकार। इसी में अगर हम बात करें बेटा तो इसी में इंटरनेट का अधिकार भी है। 19 फर्स्ट ए में इंटरनेट का, अभिव्यक्ति का एक माध्यम है इंटरनेट, तो इंटरनेट का भी अधिकार एक फंडामेंटल राइट दे दिया गया, जम्मू कश्मीर वाले केस में दिया गया था, ध्यान रखेंगे। ये अलग बात है कि देखो वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आपको दी गई ना, तो इसका मतलब आप बिल्कुल ऐसा ना समझे कि बोलने की स्वतंत्रता निरपेक्ष है ना, सापेक्ष है, परिस्थितियां होंगी तो बोलने को मिलेगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि आप जैसा चाहो वैसा बोलो। यहां पर प्रतिबंध लगे हुए 8 प्रकार के प्रतिबंध हैं, इस पर 8 प्रकार के प्रतिबंध हैं, 8 प्रकार के प्रतिबंध लगे। आप ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते जिससे देश की एकता अखंडता प्रभावित होती हो, सदाचार के विरुद्ध नहीं बोल सकते, नैतिकता के विरुद्ध नहीं बोल सकते, न्यायपालिका की अवमानना नहीं कर सकते, देश की संप्रभुता को प्रभावित नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते, ध्यान रखेंगे। वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता में आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसी प्रकार अगर हम और देखें इसमें स्वतंत्रता में ही, तो अनुच्छेद 19 फर्स्ट बी अगर इसमें देखें तो इसमें शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता है, ये आप देख रहे हैं, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता का जिक्र
किया गया है, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक आप सम्मेलन कर सकते हैं। आप ऐसा सम्मेलन नहीं कर सकते कि जिससे लोक व्यवस्था प्रभावित होती हो, कानून व्यवस्था प्रभावित होती हो। अगर ऐसा कोई भी कार्य आप करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ रहे हैं? ऐसा कार्य नहीं कर सकते बेटा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें अनुच्छेद 19 फर्स्ट सी, तो इसमें आ जाओ, तो इसमें संघ पब्लिक संस्था, संघ संस्था या समिति, सहकारी समिति, समिति बनाने की स्वतंत्रता, बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। और देखो सभी में प्रतिबंध लगे हुए हैं, सभी में, ध्यान रखेंगे। इसी संघ और संस्था के तहत राजनीतिक दल का जिक्र किया गया, एनजीओ का जिक्र किया गया, मजदूर संघ का, दबाव समूह का, साझा फर्म का, क्लब का सब कार्य किया जाता है। सहकारी समितियों का निर्माण इसी में जोड़ दिया गया 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011-12 में बेटा, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार अगर हम लोग अनुच्छेद 19 फर्स्ट डी में आ जाए, तो यहां पर डी में भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में भ्रमण का अधिकार, भ्रमण का अधिकार बताया गया। भ्रमण यानी संचरण का अधिकार, ये आपका फंडामेंटल राइट है। देखो संचरण यहां पर जो शब्द है ना, संचरण, इस संचरण में ये ध्यान रखना है कि आंतरिक भाग में संचरण, आंतरिक भाग में संचरण, आंतरिक भाग में संचरण, आंतरिक भाग में जो संचरण है बेटा, वो आर्टिकल 19 फर्स्ट डी के तहत है। आंतरिक भाग का मतलब भारत में, भारत में। अगर आप संचरण का मतलब विदेश यात्रा से ले रहे हो, विदेश यात्रा से अगर आप ले रहे हो, तो इसका जिक्र बेटा जो है वो आर्टिकल 21 में होगा, इसका जिक्र आर्टिकल 21 में होगा। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसका जिक्र आर्टिकल 21 में होगा, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, समझ गए? विदेश यात्रा आर्टिकल 21 का कॉन्सेप्ट है, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर? इससे आगे बढ़ जाएंगे हम लोग और देखेंगे, अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा। 19 फर्स्ट ई, देखो जरा अनुच्छेद 19 फर्स्ट ई में आप आओगे तो ई में निवास करने की स्वतंत्रता है, निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता है। देखो चाहे भ्रमण करने की स्वतंत्रता हो बेटा 19 फर्स्ट डी के तहत, चाहे 19 फर्स्ट ई के तहत निवास करने की स्वतंत्रता हो, इन दोनों में प्रतिबंध समान है कि साधारण जनता के हितों में प्रतिबंध लगाया जा सकता, और एसटी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उसके हितों के संरक्षण में प्रतिबंध लगाया जा सकता। आपके घूमने पर भी, आपके निवास करने पर भी स्वतंत्रता में प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप सभी को पता है कि 19 फर्स्ट एफ जो है, इसमें संपत्ति का अधिकार था। किसका अधिकार था? संपत्ति का अधिकार था। और ये जो संपत्ति का अधिकार है, इसे 44वें, आप सभी जानते हैं कि इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकार से हटाकर, मूल अधिकार से हटाकर, जरा देखिए, मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 का में, 300 का में रख दिया गया, 300 का में रख दिया गया, रख दिया गया। अब यह एक विधिक अधिकार है। देखिए जरा, विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार है बेटा, ध्यान रखना। अब यह कानूनी अधिकार है। और इसके बाद 19 फर्स्ट एफ के बाद अगर हम लोग देखें तो 19 फर्स्ट जी में आ जाते हैं, जी में आ जाते हैं। और 19 फर्स्ट जी जो है ये कार्य व्यापार की स्वतंत्रता की बात करता है, कार्य व्यापार की स्वतंत्रता, कार्य व्यापार की स्वतंत्रता की बात करता है, ध्यान रखेंगे। कार्य व्यापार की स्वतंत्रता की बात करता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कार्य व्यापार की स्वतंत्रता में सिर्फ प्रतिबंध नहीं लगाया गया कि साधारण जनता के हितों में रोका जा सकता है। अगर साधारण जनता के हित प्रभावित होंगे आपके व्यापार करने से तो रोक दिया जाएगा, अन्यथा आपको पूरी स्वतंत्रता है, ध्यान रखेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा 19 को समझ लिए हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ आंसर ए हो जाएगा यार, ए फॉर इलाहाबाद, ध्यान रखेंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत आसान क्वेश्चन है,
और आप जवाब दे सकते हैं। चलिए जल्दी से जवाब दे दीजिएगा कि क्या आंसर होगा ना। करा उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय, ये कह रहा निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, तो किस अनुच्छेद के तहत फहराना मौलिक अधिकार कहलाएगा, यह आपको बताना है। बताएं। एक केस आया था बेटा नवीन जिंदल का। नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद का केस था। उसी में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे, निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे जो हैं को फहराना अव्यक्ति का प्रतीक है। यानी निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना ये अव्यक्ति का माध्यम है, अव्यक्ति का प्रतीक है फहराना, जो संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अव्यक्ति का शब्द डाल दिया तो अव्यक्ति का प्रतीक है, तो अव्यक्ति तो 19 फर्स्ट ए में है। तो फिर यहाँ पर अगर हम सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या को ध्यान में रखें तो फिर सीधा सीधा विकल्प 19 फर्स्ट ए हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। 19 फर्स्ट ए आपका विकल्प हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये नवीन जिंदल का केस था। सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा के अनुसार नवीन जिंदल वाले मामले में, नवीन जिंदलवाद में ये आपको ध्यान रखना है। समझ गए। नवीन जिंदलवाद में ये कहा गया कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना ये हमारी अव्यक्ति का मामला है, अव्यक्ति का प्रतीक है, हम ऐसा कार्य कर सकते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए आपको यह आजादी देता है, ध्यान रखेंगे। बी फॉर बॉम्बे, अगला कोई विकल्प आपका ये हो गया। ये कह रहा कि स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, कह रहा शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता, यह आपको बताना है कि अंतर्गत नहीं आता है, यह आपको बताना है। चलो जल्दी से बता दो कि क्या हो सकता है। समझ रहे हैं। 19 फर्स्ट बी का कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन दे रहा घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, दूसरा कह रहा शांति पूर्वक इकट्ठा होना, तीसरा कह रहा एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, अगला कह रहा इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है, तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है, ये बोल रहा है। तो स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता, स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता। तो आप ध्यान से अगर विकल्प को चुने तो घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, ये पॉइंट हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। समझ रहे हैं। शांतिपूर्वक इकट्ठा होना ये तो आता है उसके अंतर्गत। एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए वो भी आएगा। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है, ये पॉइंट भी आएगा, बिल्कुल सही बात है, आएगा। समझ रहे हैं। तो फिर कौन सा नहीं आएगा, तो बोलेंगे वही फर्स्ट हो जाएगा, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। यहां पर आप जवाब क्या दोगे, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, ये हो जाएगा ए फॉर इलाहाबाद आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, करा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया, देखो जरा, विधि की सम्यक प्रक्रिया सिद्धांत को शामिल किया गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है और आप जवाब दे सकते हैं कि विधि की सम्यक प्रक्रिया को किसमें शामिल किया गया है। बताएं किस अनुच्छेद में इसके अर्थ को शामिल किया गया। जैसे आप बेटा अनुच्छेद 21 को देखें, अनुच्छेद, समझ रहे हैं, अनुच्छेद 21 को अगर देखें, अगर 21 को देखें तो इसमें एक शब्द आता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
स्थापित प्रक्रिया, ये आप देख रहे हैं। और एक आता है विधि की सम्यक प्रक्रिया। विधि की सम्यक प्रक्रिया, ये जो विधि की सम्यक प्रक्रिया है यह यूएसए में है, यूएसए। और इस यूएसए इस प्रक्रिया का अर्थ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तात्पर्य में लिया गया है, ध्यान रखेंगे। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह जापान से भारत में आया, जापान से भारत में ग्रहण किया गया, ध्यान रखेंगे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब हम किसी के जीवन को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही छीन सकते हैं, अन्यथा नहीं। जीवन जीना इसी आर्टिकल 21 का पार्ट है, जीवन जीने का अधिकार। इसमें राइट टू लाइफ की बातें की जाती है। किसकी बातें की जा रही है? राइट टू लाइफ की बातें की जा रही है, यानी जीवन के अधिकार की बातें की जा रही है 21 में। इसी में पर्सनल लिबर्टी की बातें की जा रही है, पर्सनल लिबर्टी, इसी में पर्सनल लिबर्टी की भी बातें की जा रही है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर अनुच्छेद 21 बहुत आसानी से आप जवाब दे सकते हैं, समझ रहे हैं? क्या करेंगे, बहुत आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक है, इसके बाद मिलते हैं अगले सेशन में, है ना, कल। और कल मेरी शाम को 6 बजे पॉलिटी की मिनी मैराथन क्लास होगी, जिसमें कंटेंट पढ़ाऊंगा, जबरदस्त कंटेंट होगा, उसको जरूर आप ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू।